नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन को भारत के साथ मिलकर सभी संघर्ष वाले इलाकों से सेना को हटाने का काम करना चाहिए। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद रक्षा मंत्री तेहरान रवाना हुए। केंद्र ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 77% से अधिक हुई। रेलवे 12 सितंबर से 80 नई यात्री रेलगाड़ियां चलाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग जारी की। आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। समाचार संध्या में अपने सहयोगी वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं नवीन सक्सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग भारत चीन सीमा की घटनाओं और दोनों देशों के संबंधों पर विस्तार से बातचीत की है। दोनों मंत्रियों ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग कल मॉस्को में मुलाकात की। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने बताया कि श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती, उनका आक्रामक व्यवहार और यथास्थिति बदलने की एकतरफा कोशिश सहित चीन की सेना की कार्रवाई द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। श्री सिंह ने पिछले कुछ महीनों में भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी सेक्टर में गलवान घाटी सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटनाक्रम को लेकर भारत की स्थिति से चीन के रक्षा मंत्री को अवगत कराया। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को नेताओं की सम्मति से निर्देश लेना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखना आवश्यक है और दोनों पक्षों को अपने मतभेद विवाद के रूप में नहीं बनने देना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने सलाह दी कि चीन को द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार पेंगोंग झील और सीमा क्षेत्र में तनाव कम करने सहित सभी संघर्ष वाले क्षेत्रों को पूरी तरह तनाव मुक्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति से जिम्मेदार तरीके से निपटना चाहिए और किसी भी पक्ष को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे स्थिति खराब हो या सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़े। श्री सिंह ने चीन को इस बात से भी अवगत कराया कि दोनों पक्षों को राजनयिक और सेना चैनलों सहित बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह तनाव दूर हो सके और पूरी शांति बहाल हो सके। रक्षा मंत्री आज मॉस्को से ईरान रवाना हो गए, जहां वे ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी से मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर चर्चा करेंगे। श्री सिंह शंघाई सहयोग संगठन में रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन की रूस यात्रा पर मॉस्को में थे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग श्री राजनाथ सिंह ने रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों से भी द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम के पठार में 17,500 फुट की ऊंचाई पर हाल ही में चीन के 3 नागरिकों की मदद की है। ये लोग रास्ता भटककर इस क्षेत्र में आ गए थे। इनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। भारतीय सेना के जवानों ने इन लोगों को तत्काल ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़े सहित पूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। सैनिकों ने इन्हें खराब मौसम से भी बचाया। क्षेत्र में तापमान 0 के आसपास है। चीन के नागरिकों ने तुरंत मदद देने के लिए भारत और सेना के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्र ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से कोरोना संक्रमण की सामुदायिक श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने और मृत्यु दर भी 1% से कम करना सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों को विभिन्न स्तरों पर उचित निगरानी के साथ उच्च परीक्षण, प्रभावी नैदानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा मानव जीवन बचाने के लिए लगातार प्रयास करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में करीब 46% सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में मृत्यु दर भी राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले करीब 52% हो गई है। गृह मंत्रालय ने इन राज्यों के प्रत्येक जिले पर भी चिंता जताई। कोविड-19 के कारण देश भर में होने वाली कुल मौतों में से 70% 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में हुई हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 77.23% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ठीक होने वालों की संख्या 31 लाख से अधिक हो गई है।
स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि से देश में कोविड मामलों की संख्या में कमी आई है और अब ये कुल मामलों का 21.04% हो गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु में कमी आई है। इस समय भारत में मृत्यु दर 1.73% है, जो विश्व में सबसे कम है। देश में पिछले 24 घंटों में 86,432 नए मामले सामने आने से कुल वर्तमान रोगियों की संख्या 8,46,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,089 मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर 69,561 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 10,59,000 से अधिक कोविड जांच की गई हैं। अब तक 4,77,00,000 जांच की जा चुकी हैं। जांच प्रयोगशालाओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। अभी सरकारी क्षेत्र की 1,026 और निजी क्षेत्र की 617 प्रयोगशालाओं सहित कुल 1,643 प्रयोगशालाएं लोगों को विस्तृत जांच सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 परीक्षण कार्यनीति के बारे में नया परामर्श जारी किया है, जिसमें लोगों के लिए मांग पर परीक्षण की सुविधा देने की बात कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती हैं। परामर्श में कहा गया है कि राज्यों के स्वास्थ्य विभाग आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। परिषद ने सुझाव दिया कि कोविड निषिद्ध क्षेत्रों में 100% लोगों के रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल चुनौती के साथ ही एक अवसर भी है। इस बीमारी के दौरान किसी भी व्यक्ति को बेकार नहीं बैठना चाहिए, बल्कि नई तकनीकों की मदद से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बात आज गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस बीच राज्य में कोरोना के करीब 60,000 मरीज हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,992 नए मामले आने के बाद प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 59,963 हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक 1,95,959 मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में रिकवरी रेट 75.43% है। उन्होंने कहा कि कुल सक्रिय रोगियों में से 30,848 रोगी होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 81 और मौतों के बाद कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 3,843 पहुंच गया। राजधानी लखनऊ कोरोना के मामलों में सबसे ऊपर है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,006 नए मामले पाए गए और यहां कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 8,213 हो गई। पिछले 24 घंटों में लखनऊ में 18 लोगों की और कानपुर में 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं लखनऊ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 413 और कानपुर में 382 रोगी सामने आए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि राज्य में जल्द ही रोजाना कोविड के 1 लाख परीक्षण कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल 6 महीने में राज्य के 108 नए कोविड जांच प्रयोगशालाएं खोली हैं और नमूनों की जांच भी हर रोज 300 से बढ़कर करीब 75,000 हो गई है। राज्य में मृत्यु दर 1.65% है और उसे 1% से भी कम करने पर प्रयास किए जा रहे हैं। नागालैंड में आज कोरोना वायरस के 21 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में इनकी कुल संख्या 4,128 हो गई है। 68 रोगी ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर 3,419 कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 82.82% हो गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 16 सितंबर से चंडीगढ़ परिवहन और अन्य राज्य परिवहन की अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद ये मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार की नई दिशा निर्देशों के अनुसार ये निर्णय लिया गया है। शहर में कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर सुखना झील इस सप्ताहांत बंद रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का? माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए। दादी बैठ। दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन को भारत के साथ मिलकर सभी संघर्ष वाले इलाकों से सेना को हटाने का काम करना चाहिए। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद रक्षा मंत्री तेहरान रवाना हुए। केंद्र ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 77% से अधिक हुई। रेलवे 12 सितंबर से 80 नई यात्री रेलगाड़ियां चलाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग जारी की। आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी अब नए समय पर प्रत्येक शनिवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से। 80 नई विशेष पैसेंजर रेलगाड़ियां इस महीने की 12 तारीख से शुरू की जाएंगी। रेलवे ने बताया कि नई गाड़ियों के लिए बृहस्पतिवार से आरक्षण करा सकते हैं। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो और रेलगाड़ियां जल्द शुरू की जाएंगी। परीक्षाओं और अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। भारतीय रेलवे इस वर्ष 15 दिसंबर से अधिसूचित भर्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा संचालित करेगा। परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया गया है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज एक समारोह में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबारी सुगमता के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वरीयता सूची जारी की। समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। Every department of the government of India, every ministry and every state are today working collectively towards preparing a truly universal
single window concept where sitting anywhere in the world, we will encourage businesses, both domestic and international, to come and engage with India, to do business in India, to manufacture in India for the world, to serve from India to the rest of the world and make India an economic powerhouse. उन्होंने कहा कि भारत पिछले 2 वर्षों से कारोबारी सुगमता के मानकों में सुधार करने वाले 10 शीर्ष देशों में शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर काम करेगा। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों को प्रोत्साहन दे रहा है और नए ग्रामीण उद्यमी बना रहा है। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों के 153 प्रखंडों में पूंजी उपलब्ध कराई है और कारोबार सहयोग सेवा दी है। इस साल अगस्त तक तकरीबन 1 लाख उद्यमियों को सहयोग किया गया, जिनमें 75% महिलाएं हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य कारोबारी प्रशिक्षण देना और वित्तीय सहयोग देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही स्थानीय समुदाय में उद्यमिता का विकास करना भी है। ये ग्रामीण स्टार्टअप की 3 प्रमुख समस्याओं वित्त, कौशल विकास और विशेषज्ञता का निवारण करता है। वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सर्जित करने से संबंधित है। इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत स्वदेशी तकनीकों की सहायता से अपने युद्ध जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार और सशस्त्र सेनाएं इस संबंध में पहले ही मेक इन इंडिया रक्षा अभियान के प्रति अपना संकल्प और प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं। जनरल रावत ने सोसाइटी फॉर एरोस्पेस, मैरीटाइम एंड डिफेंस स्टडीज के एक सेमिनार को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि उभरते सुरक्षा परिदृश्य में विस्तारित पड़ोस में रणनीतिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने उभरते संबंधों को महत्व देता है और रूस के साथ अपने परंपरागत संबंधों का उपयोग करता है। जनरल रावत ने कहा कि भारत विश्व की इन 2 शक्तियों के साथ अपने परिपक्व, मजबूत रक्षा और सुरक्षा संबंध साझा करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य की रक्षा प्रणाली गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में तैयार होनी चाहिए, जिससे वे नए खतरे का सामना कर सकें। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के नौगांव सेक्टर के पास नियंत्रण रेखा पर की गई पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया और अन्य 2 घायल हो गए। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने नौगांव सेक्टर में सेना की चौकियों को लक्ष्य बनाकर हमला किया, जिसमें सेना के जवान भूपेंद्र सिंह शहीद हो गए, जबकि लांस नायक वेंकटेश और सिपाही सजल घायल हो गए। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम के उल्लंघन का करारा जवाब दिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश के सर्वश्रेष्ठ 47 शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं। शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वो देश के जागरूक नागरिक बन सकें। श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार योग्य शिक्षकों के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे बच्चों को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने का प्रयास है। यह नीति शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाई गई है। इस नीति को सफल बनाने में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य शिक्षक ही होने चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही शिक्षकों की स्वायत्तता व उनके सम्मानपूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे। राष्ट्रपति ने शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में सुधार के लिए अध्यापकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में लगभग 40% महिलाएं हैं।
उन्होंने शिक्षा प्रदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने संबोधन में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों पर बल दिया। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी व शिक्षक के बीच अपनापन का भाव, यह एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान को परोसती है बल्कि जीवन जीने की कला को भी सिखाती है। मिट्टी को सोना में परिवर्तित करने की कला सिर्फ और सिर्फ शिक्षक में ही है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 21वीं सदी का क्रांतिकारी सुधार बताया है। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि देश का कुल प्रवेश अनुपात GER अगले 10 वर्ष में मौजूदा 25% से दोगुना हो जाएगा। एक कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं को सशक्त करेगी। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा नीति छात्रों और शिक्षकों के लिए शिक्षण प्रक्रिया को मनोरंजक बनाएगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति में आधारभूत और तकनीकी साक्षरता पर जोर दिया गया है। Critical thinking is the force and the scientific temperament is the base of this policy, and through this school education the same is extended logic in the higher education where we will increase the gross enrollment ratio by 50%. This lays special emphasis on research and innovation, and in research and innovation we will definitely have new scientists coming up. We today contribute in every innovation world over, but we are not owners of innovation. This new education policy, starting from Atal Tinkering Lab to the Grand Challenge, everything and hackathons and scientific temperament will definitely give boost to the India's Atmanirbhar Bharat campaign. राष्ट्रपति ने जिन 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में जाखर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक सुनील कुमार इनमें से एक हैं। श्री कुमार को साक्षरता बढ़ाने और पढ़ाने के नए तरीके इजाद करने के लिए सम्मानित किया गया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया और मुझे इस अवार्ड से नवाजा है। मुझे बहुत खुशी है अपने ड्यूटी के टाइम जो भी मैंने यहाँ पे एफर्ट्स किए हैं, तो उन एफर्ट्स का मेरे को आज परिणाम सामने दिख रहा है। मेरे दिमाग में ये सोच रही है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वर्क करना है। कोविड महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले की एक बस्ती में अध्यापकों ने परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करते हुए स्थानीय विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने और उनका गृह कार्य कराने का अलग तरीका खोजा है। इस तरीके को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और डिजाइन फॉर चैलेंज द्वारा आयोजित एक प्रतिस्पर्धा में 30 सर्वाधिक प्रेरक तरीकों में से एक पाया गया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं के पास स्थित 165 लोगों की एक बस्ती दत्तवाड़ी में एक जिला परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने पड़ोसी कट्टा नामक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत शिक्षक छात्रों के माता पिता के मोबाइल फोन पर पाठ्यक्रम अभ्यास की सूची भेजते हैं और बच्चों को समूह में स्कूल के घंटों के दौरान दिए गए स्वाध्याय को पूरा करना होता है। प्रत्येक समूह में आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न कक्षा के पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं। पूर्ण किए गए स्वाध्याय की तस्वीरें फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षकों को भेजी जाती है, जो तदनुसार छात्रों से सुधार करने के लिए कहते हैं। प्रतिदिन इस तरह से आयोजित होने वाले इस अनूठे विद्यालय में 2 से 2.5 घंटे अध्ययन के लिए होते हैं और बचा हुआ समय शारीरिक गतिविधियों के लिए आरक्षित रखा गया है। विद्यालय के मुख्य अधीक्षक बापू बाविस्कर ने कहा कि इस अभियान की मदद से एक साथ सभी छात्रों का तालाबंदी में भी निरंतर विद्याभ्यास जारी है। इस उपक्रम में शामिल छात्रों ने अब तक 100% उपस्थिति बनाई रखी है और अब तक पहले 6 मास के पाठ्यक्रम में से लगभग 75% पूरा हो चुका है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। शिक्षकों की मेहनत के कारण इस समय कई सरकारी स्कूल आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर पढ़ाई के लिए पहचान बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही स्कूल की सफलता की कहानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव ब्लॉक के खमरिया गांव के 100 साल से ज्यादा पुराने सरकारी स्कूल के सामने निजी स्कूलों की सुविधाएं भी फीकी नजर आती हैं। स्कूल के मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे में सीसीटीवी है। स्कूल में वृक्षारोपण, ग्राउंड में लगे टाइल्स,
अनुशासन और साफ सफाई के जरिए सुरम्य वातावरण में पढ़ाई का माहौल बेहद ही सुखद है। BA अनुशासन में अव्वल है। स्कूल को इस रूप में लाने का ये सपना यहाँ के शिक्षक नारायण गुप्ता ने देखा था। करीब 10 साल की मेहनत और जन भागीदारी से उन्होंने स्कूल का कायाकल्प कर दिया है। ये तो एक टीम भावना थी और पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल, ग्रामवासी लगातार मुझे सहयोग करते रहे। मैं तो एक माध्यम रहा हूँ कि जो मैंने प्रस्ताव हर वर्ष ग्रामवासियों के समक्ष, स्टाफ के समक्ष रखा कि उसमें पूरे ग्रामवासियों ने, स्टाफ ने सहयोग दिया। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं बताती हैं कि CCTV लगे होने से वे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ पर 22-23 कैमरे लगे हैं और यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है। यही वजह है कि यहाँ करीब 12 ग्राम पंचायतों की लड़कियाँ पढ़ने के लिए आ रही हैं। यह स्कूल और यहाँ की सुविधाएं सरकारी मदद की आस में बैठे उन सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी एक मिसाल है कि किस तरह मजबूत इच्छा शक्ति से जर्जर भवन को भी आधुनिक गुरुकुल में बदला जा सकता है। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और E-कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी मादक पदार्थ जांच से संबंधित एक मामले में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को बुधवार तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया है। शौविक इस मामले के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, जबकि मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर था। दोनों को लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद कल रात नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव US ओपन ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और शापोवालोव की जोड़ी पहले दौर में अमरीकी जोड़ी अर्नेस्ट एस्कोबेडो और नोह रूबिन को 6-2, 6-4 से हराया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में कल शाम या रात को मूसलाधार बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर सामान्य या गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 28 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 जबकि अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। लद्दाख में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 16 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 14 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 19 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और प्रतिदिन इसमें तेजी आ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के बाहर के यात्रियों का कोटा प्रतिदिन बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। प्रतिदिन 2000 यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन की अनुमति दी जाती है। यात्रा लंबे अंतराल के बाद 16 अगस्त को फिर से शुरू कर दी गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन को भारत के साथ मिलकर सभी संघर्ष वाले इलाकों से सेना को हटाने का काम करना चाहिए।
मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद रक्षा मंत्री तेहरान रवाना हुए। केंद्र ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 77% से अधिक हुई। रेलवे 12 सितंबर से 80 नई यात्री रेलगाड़ियां चलाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग जारी की। आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।